नमस्कार, मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री पर स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं वो है मिल्क से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी वैल्यूज़, सबके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग मिल्क के स्पीशीज, प्रॉपर्टीज़, नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर, डिफरेंट कैटेगरीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखिए ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है मिल्क, और इससे जुड़े क्वेश्चन आपके यूपी कैटेट, BHU या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये सब जानेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक हम लोग चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट को आप देखिएगा, जिसमें क्या कहते हैं आपका मिल्क, फैट परसेंटेज, प्रोटीन, लैक्टोज, एक चार्ट रहेगा। इस चार्ट की फ़ोटो आप ले लीजिएगा और उस पर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीशीज, वाटर, फैट, प्रोटीन और लैक्टोज। आप मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है इसमें आप जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काऊ के बारे में जानेंगे, उसके बाद बफेलो, फिर गोट, उसके बाद शीप। 1, 2, 3, 4 ये 4 हो गए। अब इनके सबसे पहले जानेंगे क्या कहते हैं वाटर परसेंटेज। तो काऊ में वाटर परसेंटेज 86.61% होता है। और ये उसके बाद फैट परसेंटेज जानेंगे तो 4.14, प्रोटीन का इसका होता है 3.58 और लैक्टोज उसका होता है करीब 4.96। ये होता है काऊ पे, ठीक है। और फिर बफेलो पे बात करते हैं तो 82.76 और आपका फैट होगा 7.38 और आपका प्रोटीन होगा 3.60 और उसके बाद लैक्टोज कंटेंट जो होगा वो होगा 5.48। फिर अब बात करते हैं गोट के बारे में। इस पे होगा 87, ठीक है, 0.01 करीब है। और आपका फैट परसेंटेज में है 4.25 और आपका प्रोटीन है 3.52 और उसके बाद लैक्टोज कंटेंट होगा वो होगा 4.27, ओके। फिर आखिरी में हम लोग बात करते हैं शीप के बारे में, जिसमें 79.50 और फैट कंटेंट होगा आपका 8.50। फिर प्रोटीन का होगा आपका 4.0, उसके बाद आपका लैक्टोज कंटेंट होगा 4.30। आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा कि वाटर, फैट, प्रोटीन या फिर लैक्टोज कंटेंट जो आपको यहाँ पे लिखाए जा रहे हैं ये कभी भी एक स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये आपका घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं एक सिर्फ रीडिंग आपको याद दिलाने के लिए कि आपको याद रहे, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। इसी के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा 5+2 -2 के करीब इसमें घूमते रहते हैं सब में। फिर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसको आप देखिएगा और उसको आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। वाइट कलर ऑफ मिल्क क्यों होता है? तो ये होता है कैसीन की वजह से। कैसीन प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से वाइट कलर ऑफ मिल्क होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि येलो कलर ऑफ काऊ मिल्क। गाय का मिल्क हल्का पीला आपको दिखाई देता है, वो क्यों होता है? तो वो ये होता है कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की कंटेंट की वजह से आपका ये येलो कलर काऊ में दिखाई देता है। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट कि फैट कंटेंट किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होगा शीप मिल्क में। याद रखिएगा, फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में होगा? शीप मिल्क में। फोर्थ पॉइंट में प्रोटीन कंटेंट किस में सबसे ज़्यादा होगा? वो भी शीप मिल्क में। फिर फिफ्थ में आपका ऐश कंटेंट, चारा वारा जो खाते हैं उसका कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में होगा? वो भी होगा शीप मिल्क में। तो
एक बात तो ध्यान आती है कि फैट, प्रोटीन या फिर एच कंटेंट सबसे ज़्यादा शीप मिल्क में होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क, काऊ मिल्क कितनी होती है। काऊ मिल्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काऊ मिल्क कितनी होती है, वो होती है 1.028 से 1.30 आपका होता है। और आपका बफेलो मिल्क में आपका होता है 1.030 से 1.032, ये आपका बफेलो मिल्क में कंटेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं स्किम्ड मिल्क में। किसमें? स्किम्ड मिल्क में आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, तो वो होगी 1.036। ये सब जितना भी आपको बताया जा रहा है आप इसको लिखते रहिएगा और एक कॉपी अपने साथ लेके बैठिएगा, ताकि उसमें आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ आप भी लिख लें। फिर आपका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका कितना होता है? 1.34 से 1.34 तक, ठीक है। इसका पॉइंट में आगे जो है वो यहाँ पे 8 भी लगा सकते हैं, लेकिन इसी के अराउंड घूमता है 1.34 से 1.348, या फिर इसके अराउंड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घूमता रहता है। फिर बात करते हैं आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपका जो होगा वो होगा 54.5 डाइन। इसकी यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर, याद रखिएगा। सरफेस टेंशन कितना होता है? 54.5 डाइन पर सेंटीमीटर, ओके। अब आते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस करीब होता है, और ये आपका स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो 100.15 डिग्री सेल्सियस। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? वो होगा -0.55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका होगा फ्रीजिंग पॉइंट। फिर बात करते हैं इसके विस्कोसिटी, यानी कि गाढ़ापन। इसका गाढ़ापन जो आपका होगा वो होगा 1.5 से 2.0 सेंट्रीपोज। इसकी यूनिट होती है सेंटीपोज, ठीक है, सेंटीपोज, ये इसकी यूनिट होती है विस्कोसिटी की। उसके बाद आते हैं पीएच, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पीएच ऑफ मिल्क। तो ये होगा आपका 6.7 से 6.5 से 6.7, ठीक है। फिर बात करते हैं एसिडिटी। मिल्क में एसिडिटी रेगुलेटर नहीं सुनते हैं आप लोग, तो भाई एसिडिटी इसका माना कितना होता है? तो 0.14 से 0.20%, ये होता है एसिडिटी मानक पे। फिर आपके बात आता है मिल्क फैट। जो आपका मिल्क फैट होता है वो किससे मेजर किया जाता है? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था, वो होता है ब्यूट्रोमीटर। ब्यूट्रोमीटर। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क किससे मेजर की जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क किससे मेजर की जाती है वो भी मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, हाइड्रोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से मेजर की जाती है। आप इसको लिख लीजिएगा, कॉपी अपने साथ में लेके बैठिएगा। फिर बात करते हैं लैक्टोमीटर। जो लैक्टोमीटर होता है वो किसकी प्योरिटी को मेजर करता है? तो वो मेजर करता है काऊ मिल्क। किसकी मेजर करता है? लैक्टोमीटर किसकी प्योरिटी मेजर करता है? तो वो है काऊ मिल्क। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट SgOF आपका कितना होगा? वो होगा 0.93। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये जो आपके रीडिंग है ये प्लस और माइनस होती रहती है, थोड़े बहुत आपके डिफरेंस है, या +2 -2 होती रहती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि डेली आपका पर कैपिटा जो आपका मिल्क कंजप्शन होता है, डेली पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन आपका वो कितना होना चाहिए जो मेडिकल अथॉरिटी देती है? तो वो होती है 280 ग्राम। कितना? 280 ग्राम, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड मिल्किंग का कौन सा होता है। मिल्किंग का सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है फुल हैंड टेक्निक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मिल्किंग सबसे अच्छा मेथड कौन होता है। इसमें ऑप्शन दे देते हैं कि हाफ हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा फुल हैंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडाइज़र फ्लेवर जो होता है। जो ऑक्सीडाइज़र फ्लेवर होता है
वो जो मिल्क में ऑक्सीडाइजर फ्लेवर जो डेवलप होता है वो किसके कैटालिटिक इफेक्ट से होता है? तो वो होता है आपका कॉपर या फिर लाइट, कॉपर या फिर लाइट के इफेक्ट से आपका ऑक्सीडाइजर फ्लेवर डेवलप होता है मिल्क में। फिर बात करते हैं कि मिल्क में जो आपके थन पे जो काऊ का थन होता है उसमें आपका फ्रेशली किस एलिमेंट की वजह से होता है? तो ये होगा एम्फोटेरिक, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। समझ गए? द फ्रेशली ड्रॉन फ्रॉम द अडर ऑफ अ काऊ इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब हमको कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। फिर बात करते हैं कि द फर्स्ट, सबसे पहले जो मिल्किंग का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फोर मिल्क। फॉर ड्रॉन एप्लीकेशन उसको कहते हैं फोर मिल्क। उसके बाद क्या होता है, जो कि फैट में लो कंटेंट होता है, मतलब कि द फर्स्ट ड्रॉन मिल्क ड्यूरिंग मिल्किंग इज कॉल्ड फोर मिल्क, और इसमें फैट कंटेंट जो होता है वो लो होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं मिल्क में फैट जो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो फॉर्म होता है इमल्शन। कौन से फॉर्म में होता है? वो होता है इमल्शन फॉर्म में। और कैसीन प्रोटीन का आप नाम सुने होंगे, प्रोटीन जो फिटनेस पे रहते हैं उनको पता होगा कैसीन क्या होता है। तो कैसीन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? कैसीन किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है 78 से 80% के फॉर्म पे होता है, और वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग टोटल प्रोटीन के फॉर्म में कहते हैं। 78 से 80% कैसीन होता है। फिर बात करते हैं कि मिल्क जो प्रोटीन होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? मिल्क प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोलाइडल फॉर्म में। उसके बाद स्वीट टेस्ट किस वजह से आता है? तो वो होता है लैक्टोज की वजह से स्वीट टेस्ट आता है। और साल्टी टेस्ट, जो साल्ट का टेस्ट आता है वो किसकी वजह से आता है? वो आता है इसेंशियल मिनरल की वजह से, जो इसेंशियल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। इसलिए हम लोग मिल्क को कहते हैं कंप्लीट फूड या फिर कंप्लीट प्रोटीन फूड, क्योंकि उसमें सब तरह के मिनरल या फिर प्रोटीन मिनरल सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है उसमें ग्रो करते हैं? तो वो होगा 20 डिग्री से 40 डिग्री पे, 20 to 40 डिग्री पे होता है। अब एक तरह का होता है हम लोग का राइबोफ्लेविन, जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन, क्या कहते हैं? विटामिन, राइबोफ्लेविन विटामिन होता है। और ये ग्रीनिश या फिर येलो कलर में प्रेजेंट होता है। तो वो किस कैरेक्टर की वजह से प्रेजेंट होता है और किस में होता है? तो वो होता है वे में। आप वे प्रोटीन देखोगे जिसके एक स्कूप में 28 ग्राम प्रोटीन होता है, इसमें राइबोफ्लेविन कंटेंट की वजह से वो ग्रीन या फिर येलो कलर का दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं कि लैक्टेशन इंटरवल। लैक्टेशन इंटरवल क्या होता है? लैक्टेशन इंटरवल आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? जब बिगिनिंग करते हैं एक लैक्टेशन पीरियड की, उससे दूसरे लैक्टेशन पीरियड की जो हम लोग करते हैं उसी के बीच में हम लोग जो बोलते हैं उसको कहते हैं लैक्टेशन इंटरवल। समझ गए? अब बात करते हैं नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। क्या? नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। तो इसमें प्रोडक्ट में बात करते हैं पहले स्किम्ड मिल्क में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टैंडलाइज्ड मिल्क में, फिर टोन्ड मिल्क में, फिर डबल टोन्ड मिल्क में, फिर रिकम्बाइंड मिल्क में, उसके बाद आता है फील्ड मिल्क में। इसको आप एक तरह से STDRF इसको लिख लीजिएगा। नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट में ऊपर ही आप लिख लीजिएगा STDRF, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। फिर फैट परसेंटेज इनका देखेंगे और SNF, ठीक है, सॉलिड नॉट फैट परसेंटेज इसका देखेंगे। तो फैट परसेंटेज पहले होगा कि इसमें 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और SNF 8.7% होना चाहिए। फिर हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क की बात करेंगे जिसमें 4.5% होना चाहिए और SNF आपका 8.5% होना चाहिए। और आपका टोन्ड मिल्क 4.5 और SNF आपका 8.5।
और इसमें 3% से लेस नहीं होना चाहिए कि इसमें डबल टोन्ड मिल्क में, ठीक है। 3% या फिर 1.5% भी कई केस में देखे गए, इस पर कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ SNF होता है आपका 9%। फिर रिकमाइंड में मिल्क में जो रिकमाइंड होता है उस मिल्क में आपको देखेंगे तो इसमें 3% से लेस होना चाहिए, 3% से लेस होना चाहिए। और SNF भी आपका इसमें 8.5 देखा जाए तो सब में 8.5 के अगल बगल SNF घूम रहा है। फिर फील्ड मिल्क में आपको देखेंगे, फील्ड मिल्क इसमें आपका 3% से लेस होना चाहिए, इसमें भी लेस और इसमें भी लेस, 3% से लेस होना चाहिए। और इसका भी आपका SNF होगा 8.5, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो है क्रीम क्लासिफिकेशन की। क्रीम क्लासिफिकेशन की इसमें हम लोग टेबल क्रीम, लाइट क्रीम, कॉफ़ी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, हैवी क्रीम और प्लास्टिक क्रीम, ये तरह के क्रीम के प्रकार होते हैं जिनसे आइसक्रीम बनती है, समझ गए। आइसक्रीम के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसी से ही बनती है। टेबल क्रीम, लाइट क्रीम, कॉफ़ी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, उसके हैवी क्रीम और फिर प्लास्टिक क्रीम। और इसमें फैट कंटेंट हम लोग जानेंगे तो 20 से 25% होगा। इसमें सब में आपका 20 से 25% करीब अब देखा जाएगा। और आपका हैवी क्रीम जो होगा उसमें 30 से 40% और प्लास्टिक क्रीम में सबसे ज़्यादा होगा 65 से 85% तक, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं इसी के बाद वो होता है आइसक्रीम कंपोजिशन, ठीक है। आइसक्रीम कंपोजिशन में याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में, आइसक्रीम परसेंटेज के बारे में। तो इसमें मिल्क फैट जो होगा वो आपको 12% होगा। मिल्क सॉलिड नॉट फैट आपका SNF आपका होगा 11%। और शुगर का परसेंट होगा 15%। और आपका स्टेबलाइजेशन या फिर स्टेबलाइजेशन जो हम लोग बात किए थे पहले वाले में वो होगा 0.2%। फिर इमल्सिफायर ये आपका कितना होगा 0.2%। ये तो बात हो गई आपका नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको करीब 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट पेपर देने जाएंगे कॉम्पिटिटिव तो इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे घी की। इनके कैरेक्टर काऊ और फिर बफेलो, इनके कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मिल्क फैट, उसके बाद इसका मॉइस्चर जानेंगे, फिर कैरोटीन परसेंटेज जानेंगे, उसके बाद इनका कैरेक्टर कैसीन, इसके बारे में जानेंगे। तो काऊ और बफेलो में मिल्क फैट आपका 99 से 99.5% होना चाहिए, ठीक है, घी में। और इसमें आपका मॉइस्चर 0.5% से नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तड़तड़ाने लगेगा फिर घी, इसलिए मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होगा। कैरोटीन परसेंट आपका स्पेशली काऊ में 3.2 से 7.4। और आपका विटामिन ए, इसी में ही विटामिन ए का मतलब होता है, विटामिन नाम बताया ना कैरोटीन, इसी में होना चाहिए 19.34। और बफेलो में आपका होना चाहिए 17.38, ठीक है। फिर बात करते हैं कैसीन के बारे में। कैसीन के बारे में इसमें मैक्सिमम 2.8 होना चाहिए। एगमार्क के हिसाब से ये रीडिंग आपको बताई जा रही है, ठीक है। एगमार्क ने डिसाइड किया है इसका मैक्सिमम 2.5% होना चाहिए, जो कि ट्रेसेस होना चाहिए, ट्रेस एलिमेंट्स में। फिर बात करते हैं PFA, ठीक है। अब PFA का मतलब क्या होता है? PFA का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये होता है PFA का मतलब। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं PFA में ही।
तो PFA रूल के हिसाब से आपका 0.0% से ज़्यादा एडेड नहीं होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। ध्यान रखना चाहिए चीज़, एंटीऑक्सीडेंट आपका घी में 0.0% से ज़्यादा एडेड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका फैट कंटेंट। फैट कंटेंट सैंपल जो होता है इसमें, तो इसमें पहला होता है एनालिटिकल मेथड। क्या होता है एनालिटिकल मेथड? इसमें आपका 3 तरह के मेथड आते हैं। पहला आता है रोज गॉटलेब मेथड, दूसरा आता है आपका एडम्स मेथड, और तीसरा आपका आता है मोजुनेर मेथड। आता है मोजुनेर मेथड। फिर सेकंड में आपका आता है नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड जिसमें आपका पहला आता है जॉर्बर्ट्स मेथड, और इसी को ही हम लोग फिकोमा टेस्ट कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में कि नॉर्मल मेथड में आपका जर्बर मेथड को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फिकोमा टेस्ट, FUCOMA टेस्ट। ठीक है, फिकोमा टेस्ट। और सेकंड है डेपकॉक मेथड। क्या होता है? बेपकॉक मेथड। फिर बात करते हैं हम लोग घी के बाद आपका होगा खोआ का कंजप्शन। नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट में खोआ कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो इनका PFA रूल के हिसाब से, PFA रूल के हिसाब से आपका 20% फिनिश प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? वो आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फैट कंटेंट। दिवाली आती है तो गजब मारा मारी होती है, या 20 का 50 कर देते हैं। तो PFA रूल के हिसाब से भैया उनको बता दीजिएगा कि आपके खोआ में मिल्क फैट परसेंटेज 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए फिर इनके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। कैरेक्टर काऊ और बफेलो, इसमें मॉइस्चर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, ऐश और आखिरी में आयरन के बारे में जानेंगे। फिर इनको परसेंट पे हम लोग देखते हैं, तो इसका होगा 25.6 करीब होगा, और आपका बफेलो करीब होगा 19.2। फिर फैट परसेंटेज आपका देखा जाए तो ये भी 25.7, और बफेलो में आपका होगा 37.1%। प्रोटीन कंटेंट होगा 19.2। याद रखिएगा ये रीडिंग जो होगी वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, यहाँ पे एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, पैसे के अगल बगल ही चलती है। 17.7 बफेलो में होगा। फिर लैक्टोज का होगा 25.5 और इधर 22.1। फिर आपका ऐश कंटेंट 3.5% और बफेलो में आपका 3.6। बफेलो के रीडिंग पे अभी हमको डाउट है, तो आप इसको बस चेक कर लीजिएगा। और आयरन कितने पार्ट्स पर मिलियन होने चाहिए इनके, तो 103, और बफेलो में कितने होने चाहिए पार्ट्स पर मिलियन, 101। ये हो गया खोआ कंपोजिशन PFA रूल के हिसाब से। और एक और चीज़ बताइए, जो खोआ होता है सबसे अच्छा किस मिल्क से बनता है, तो वो बनता है आपका बफेलो मिल्क। क्यों बनता है? क्योंकि थिक होता है, टेक्सचर होता है, वाइट कलर का होता है। और वाइट कलर को जब आप खोआ के रूप में दोगे तो हल्का आपका गोल्डन कलर देगा, और इसीलिए बफेलो मिल्क को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। स्वीटनिंग भी ज़्यादा होती है उसमें। फिर बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको पैस्चराइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हीट ट्रीटमेंट, तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हीट ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें पैस्चराइजेशन पहले आता है, फिर थर्मलाइजेशन आएगा, फिर स्टरलाइजेशन आएगा, फिर अल्ट्रा पैस्चराइजेशन आएगा, फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जानते हैं ना, इसमें मैं आपको आग लगा देंगे तो आप पता ही नहीं चलेगा कब जल गए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो इनके प्रोसेस के बारे में जानेंगे, फिर टेम्परेचर के बारे में जानेंगे,
फिर इनके में समय कितना लगता है, ये सेकेंडे में लगेगा, मिनट के तो नौबत नहीं आएगी इतने टेम्परेचर में। पैस्चराइजेशन में हम लोग जानेंगे LT। अच्छा, ये LT और HT और HTST ये हमको बताइएगा इसका मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए तो आपको इतना पता होना चाहिए ये क्या है। अभी तुरंत पॉज करिए, अब हमको कमेंट में बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। चाहे सर्च मारिए चाहे जो करिए, लेकिन बताइए। चलिए पता करते हैं। तो टेम्परेचर जानते हैं, टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होगा आपका LT में। HTST में आपका 72 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसमें आपका मोर देन 80, ठीक है। टाइम कितना होगा, LT में आपका सबसे ज़्यादा लगेगा लो टेम्परेचर वाले में, फिर यहाँ से 15 से 20 सेकंड लगेगा। फिर क्रीम वाले में आपका 15 सेकंड, HTST क्रीम के लिए जब करेंगे तो 15 सेकंड बहुत रहेगा। फिर बात करते हैं थर्मलाइजेशन के बारे में। थर्मलाइजेशन में आपका प्रोसेस तो भैया भूल ही जाइए, कहीं इसमें गर्म में करना रहता है। तो टेम्परेचर के बारे में जानते हैं तो वो है 65 डिग्री सेल्सियस। समय कितना होगा, 15 सेकंड, बस 15 सेकंड। उसके बाद बात करते हैं स्टरलाइजेशन के बारे में। इसमें भी आपका टेम्परेचर रहेगा 115 से 121 डिग्री सेल्सियस, और आपका सिर्फ 180 से 780 सेकंड। भैया मिनट पहुंच गए, कोई बात नहीं। अल्ट्रा पैस्चराइजेशन का मतलब, अब इनके मतलब जानते हैं। इनमें आपका टेम्परेचर रहेगा 115 से 130 डिग्री सेल्सियस, जो वेरी करता है। और आपका टाइम कितना लगेगा, तो वो है 2 से 4 सेकंड का। कि अल्ट्रा पैस्चराइजेशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो से 115 से 140 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो इसमें टाइम 2 से करीब 8 सेकंड बहुत होगा, इतने में जल भुन जाएगा सब। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर इनकी तो बातें नहीं करना है, 135 से करीब 150 और 160 मान लीजिए, यहाँ जाता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में। और टाइम कितना लगता है, 1 से 6 सेकंड मैक्सिमम। ये तो 1 सेकंड करते, लेकिन 1 से 6 सेकंड माना गया है। तो चलिए, ये हो गया आपका डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हीट ट्रीटमेंट के बारे में। आप यहाँ तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वीडियो को आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ तो रफ में लिखा है सिर्फ। फिर बात करते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर, काऊ और बफेलो की कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इनमें मॉइस्चर देखेंगे, फैट परसेंटेज देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे, लैक्टोज और ऐश परसेंटेज। काऊ में आपका परसेंटेज में देखा जाएगा तो 53.4, और बफेलो में आपका करीब होगा 51.6%। फैट परसेंटेज आपका देखा जाएगा तो 24.8, और यहाँ भी करीब 29% होगा। फिर प्रोटीन कंटेंट आपको 17.4, और करीब 14 से 15% बफेलो में रहेगा प्रोटीन। लैक्टोज आपका 2.1, लैक्टोज कम होता है, और आपका बफेलो में होगा करीब 2.3%। फिर बात करते हैं ऐश कंटेंट की, जो कि 2.1, और बफेलो में 2.0% आपका ऐश कंटेंट होगा। अब 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं कि छेना जो बनता है सबसे बढ़िया किससे बनता है काऊ मिल्क से। बहुत हल्का रहता है ना, काऊ मिल्क से बनता है। और सबसे पहले पैस्चराइजेशन तो किसने एट्रीब्यूशन किया था, तो वो किए थे डॉक्टर ऑक्सलेट। इन्होंने पहले किया था। वो कहाँ किया था, वो जर्मनी में किया था। और कब किया था, तो वो किया था इन्होंने करीब 1986 के करीब में किया था। ओके, तो ये रहा आपका मिल्क के बारे में पूरी जानकारी रही। आपको मैंने पूरा जितना हो सके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको बता दिया हूँ। और इस वीडियो को रिवाइंड करके 2 से 3 बार आप देखिएगा, और कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, तो आपको आसानी रहेगी। और इन जितना भी पॉइंट बताया, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो ये था मेरे वीडियो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इस समय हम लोग को ज़रूरत है। और आपको जो भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए, यही वीडियो ख़त्म होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।